सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है एंड सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। 800 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। 802 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब आपको पता होगा कि अगला टारगेट क्या होने वाला है। अगला टारगेट 900 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है और उसमें कितने सब्सक्राइबर्स बाकी है? 98 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। आगे बढ़ेंगे एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अब एक सेकंड, हाँ, एक कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब वो कमेंट रिक्वेस्ट क्या है? तो अगर आपको भी कोई डाउट है किसी भी स्टॉक में या कुछ कुछ में भी अगर डाउट है, ठीक है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो कि यार मेरा ये स्टॉक है एंड मुझे इस स्टॉक में डाउट है। तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और वैसा ही कुछ कमेंट है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। देख सकते हो, मैक पावर सीएनसी मशीन का फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्होंने मैक पावर सीएनसी मशीन्स, जो ये स्टॉक है, इनका इन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस मांगा हुआ है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो आप इसका मार्केट कैप देख लो। 227 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी है, मतलब आप इसे माइक्रो कैप कहो, नैनो कैप कहो, एकदम सुपर माइक्रो कैप कहो, जो कहना है कह लो। बहुत छोटी कंपनी है एंड मैंने इस माइक्रो कैप लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट सेकंड मैं फिर से लिख देता हूँ। ये एक माइक्रो कैप है और इसका सीधा मतलब होता है कि इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा। आप ये 227 देख रहे हो, ये 227 कब 22 हो जाएगा, या कब ये 227 जो है ये 2270 हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। मतलब ये कभी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, मतलब आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स भी दे सकता है। और अगर आपने इसमें पूरा कैपिटल लगा दिया तो आपका पूरा कैपिटल ये साफ भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं इसमें माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही चूज़ करता हूँ। मेरा व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म का ही रहता है। अगेन, नो रिकमेंडेशन। इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि आप कॉल टिप कि आप बाई करो, सेल करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अगर आपको कुछ किसी भी तरह से इन्वेस्ट करना है, जस्ट आपको जा करके पहले एनालिसिस करना है। अपना एनालिसिस करो, खुद से देखो, समझो। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास है तो डेफिनेटली उनसे पूछो, उसके बाद ही कुछ करो। चलो, अब लॉन्ग टर्म में आगे बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। और इन्होंने बोला हुआ है फंडामेंटल्स के लिए। तो ठीक है, फंडामेंटल्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। बट मैं बिजनेस एंड टेक्निकल्स ज़रा ज़रा सा आपको बता दूंगा, बिल्कुल ही समरी टाइप, ठीक है। तो मैक पावर सीएनसी मशीन्स क्या करती है? तो ये जो है, एक्चुअली सीएनसी मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स, ठीक है। एंड लैथे मशीन्स, ठीक है। तो ये इस तरह के मशीन्स में काम करती है। किस तरह के मशीन्स में? आप इमेजेस देख सकते हो। जैसे ये देखो, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे, ये देखो, ये एक वर्टिकल टरेट लैथे है, ठीक है। उसके बाद ये एक मशीन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। उसके बाद ये एक तरह का मशीन है, ठीक है। तो इस तरह की ये अलग अलग मशीन्स में काम करती है और प्रोडक्ट भी आप इनके देख सकते हो, ठीक है, नाम भी नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको, ओके, सो एप्लीकेशंस पे चलते हैं। तो ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको, मतलब जिनको नहीं पता, ठीक है। अब जिनको पता है, वेरी गुड। अब ये लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ इनके क्लाइंट्स भी देख सकते हो। क्लाइंट्स का भी नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे देख सकते हो, इसरो, इंडियन रेलवे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है, आगे बढ़ जा भाई। तो यहाँ, एक सेकंड, ओके, सो यहाँ पे आ चुका है। तो देखो कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है, मतलब किस किस इंडस्ट्री में इसका यूज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, डाई एंड मोल्ड, देन डिफेंस, एजुकेशन, जनरल इंजीनियरिंग, इंफ्रा, मेडिकल, पावर, पंप एंड वॉल्व्स। तो इन सब जगहों पे इसका यूज होता है, इन सब मशीन्स का यूज होता है। तो हाँ, यूजर इंडस्ट्रीज तो काफी सारे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओ एफ बी है, एच ए एल है, टी आर डब्ल्यू है, पॉलीकैब है। उसके बाद यहाँ पे निर्लेफ है। मतलब कुछ बाहर की कंपनीज भी है, कुछ यहाँ की कंपनीज भी है। जैसे यहाँ पे नाइजेरिया मशीन आप देख सकते हो, एक बाहर की कंपनी है, ठीक है। और उसके साथ एनर ऑयल है, ठीक है। बाकी और भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसके कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। और यहाँ पे, ठीक है, चलो, खैर ये जल्दी जल्दी से हट नहीं रहा है तो वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा। और हमारा टॉपिक जो है फंडामेंटल्स है इसमें। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले चलेंगे क्वार्टर्स में। क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे, मैं कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी नंबर्स आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं स्टैंड अलोन पे ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जून 22 एंड जून 23, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट, इसका जो रिसेंट रिजल्ट आया हुआ है ये कैसा है, उसको उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्स देख सकते हो, 41 से 40 हो चुका है। थोड़ा घटा है, मतलब लगभग मतलब नॉर्मल पे ही है, जहाँ पे था वहीं पे है, कोई ग्रोथ नहीं है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ से घट करके 3 करोड़ 37 लाख लाख यानी मतलब 3.3 करोड़ हो चुका है, थोड़ा डिक्रीज हुआ है। मार्जिन जो है वो अराउंड 9.8% का मार्जिन था जो घट करके 8.3% हो चुका है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है मार्जिन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 3.4 से 2.6 हो चुका है एंड नेट प्रॉफिट 2.55 से 2.3 हो चुका है, सॉरी 2.03 हो चुका है। तो यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है और ईपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ओके, सो अब यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। ओवरऑल अब बात करते हैं रिजल्ट कैसा रहा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो रिजल्ट जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, नॉट गुड, ठीक है, मैं ओके कह दूंगा, ठीक है, ओके सही है, बिलो एवरेज रिजल्ट है। नॉट गुड मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है ना, इसमें प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ है, सेल्स भी हल्का सा डिक्रीज ही हुआ है और मार्जिन भी डिक्रीज हुए हैं, तो अच्छा तो नहीं था। खैर, अब आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले सेल्स 50 50 50, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 3 साल ये लगभग 50 के रेंज में ही थोड़ा सा रहा, ठीक है। उसके बाद ये जो है फिर से 60 के रेंज में आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 105 140 फिर सही चल रहा था, फिर यहाँ पे कोरोना का टाइम आ गया एंड फिर यहाँ पे ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ पे वापस से 113 190 202, अब यहाँ पे जो है टीटीएम में 201 के आसपास आ रहा है। तो ओवरऑल जो है कंपनी की सेल्स ठीक ठाक है, ज़्यादा इनकंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप छोटे कंपनीज में आओगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसे दिखेंगी जो काफ़ी इनकंसिस्टेंट होती है सेल्स में, मतलब 50 करोड़, उसके बाद 20 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 30 करोड़, मतलब यहाँ से जो है आप मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वोलेटाइल होता है, आप समझ रहे हो, बाकी आप समझ ही सकते हो। मार्जिन की बात करें तो पहले 4% का मार्जिन था, फिर 2 3 4% ऐसा ही था, फिर 11 12% का मार्जिन हुआ और अभी भी जो है लगभग 10 11% का मार्जिन है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट पहले तो ये 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे ही था, पहले के 6 साल 1 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था, फिर यहाँ 7 हुआ, 13 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हो गया घट करके, कोरोना का टाइम था, फिर यहाँ पे 6 हुआ, 13 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो नेट प्रॉफिट में कुछ खास ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे क्यों, तो देखो कोरोना के पहले, ये कोरोना का टाइम है, मैंने ये 2 साल हटा दिया, चलो ठीक है, 2021 में बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। अब कोरोना के पहले जितना इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, कोरोना के बाद अभी भी उतना ही है। और लगातार अगर आप इन इन दो 2020-21 को हटा दो तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और इसको भी अगर मान लेते हैं 4, लगातार 4 साल से 13 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट आ रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है। बाकी नेट प्रॉफिट मुझे बढ़ता हुआ उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स में यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे 140 था कोरोना के पहले और कोरोना के बाद मतलब अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 200 के आसपास है। तो ये ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल्स ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में जो है थोड़ा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। और आप यहाँ आ जाओगे परसेंटेजेस में तो वहाँ पे तो आपको पिक्चर समझ में आ ही जाएगा। देख सकते हो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल का 14%, वेरी लो, वेरी लो नहीं कहेंगे, इट्स लो, मतलब बहुत लो तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा कम है। 3 साल का 35%, वेरी गुड। टीटीएम का 2%, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं। ओके, अब अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, 5 साल का 13%, 3 साल का 68%, 68%, और यहाँ पे टीटीएम का -12%, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है टीटीएम में कुछ है ही नहीं, 3 साल का अच्छा है और 5 साल में भी कुछ खास नहीं है, और 10 साल का डेटा ही हमारे पास नहीं है। तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे, ठीक है, और खासकर इन नंबर्स को देख करके मुझे बस ओके ओके वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब ओके ओके वाली फीलिंग क्यों आ रही है, तो देखो यार एक्चुअल क्या हुआ था कि अगर आप देखोगे, ठीक है, 3 साल का नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 3 साल के नंबर में ये इंक्लूडेड है, ये जो छोटा सा प्रॉफिट आया था ये इंक्लूडेड है, और इसी वजह से यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। खैर उतने डिटेल में नहीं जाते एंड ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल कि टॉप लाइन कैसा है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे टॉप लाइन कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। अगर आप नंबर्स को देखोगे टॉप लाइन फिर भी ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन मुझे पसंद ही नहीं आया, मतलब मैं इसे फिर भी ओके कह दूंगा एक बार को, बट बॉटम लाइन तो यार मुझे अच्छा ही नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये लगातार 13 पे ही कहीं ना कहीं अटकी हुई है अभी तक। लगातार अगर मैं देख लूँ तो 6 साल हो गए इसको, और लगभग नहीं 6 साल नहीं, मैं इसको काउंट नहीं करता, चलो टीटीएम को हटा करके 5 साल हो चुके हैं एंड 5 साल में अभी भी ये 13 पे ही अटका हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अगर आप पहले भी देखोगे तो ये ट्रेंड पहले भी था, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे भी ये लगभग 6 साल अटका हुआ था, और वैसे ही अभी भी हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आरओई की अगर बात करें तो आरओई आप यहाँ पे देख सकते हो
13-14% के आसपास का आरओई है, विच इज़ अगेन ओके, कुछ खास आरओई नहीं है। और थोड़ा आगे मतलब ज़्यादा होता तो अच्छी बात होती। अगेन वही बात है, अब ठीक है जो है। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी के पास बिल्कुल भी बोरिंग्स नहीं है। अगेन मैं वही बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बोरिंग्स रहना बहुत गलत है और बोरिंग्स नहीं रहना मतलब वेरी गुड, ऐसा नहीं है। कंपनी को बढ़ने के लिए पैसे चाहिए तो बोरिंग्स लेगी, और जल्दी ग्रोथ करना है तो बोरिंग्स की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, बोरिंग्स नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है वैसे। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 87 करोड़ के रिजर्व्स हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, गुड रिजर्व्स। सीडब्ल्यूआईपी कंपनी के पास कुछ है नहीं, ठीक है। और आगे बात करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न ही नहीं दिखने वाला है, ये देख सकते हो, है ना। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने जस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग, अभी इनका 73% है। तो हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग तो अच्छा है, नो डाउट एट ऑल, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, 73% इज गुड। तो अब सवाल आता है कि यार यहाँ पे फंडामेंटल्स में क्या क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट्स थे। तो देखो प्रोमोटर होल्डिंग जो है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, लेकिन अगेन वही बात है कि यहाँ पे अगर डेटा दिया हुआ होता, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंपनी, अगर यहाँ पे डेटा रहता तो और अच्छी बात होती। खैर, यहाँ पे जो है अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद मुझे पॉजिटिव पॉइंट इसमें कुछ खास नहीं दिखा, ठीक है। अगेन बहुत रिस्की कंपनी है, ठीक है, बहुत रिस्की कंपनी है, तो ये चीज़ आपको देख करके चलना है। मुझे इसमें कुछ खास पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, और जिसको देख करके मैं बोलूँ यार कि हाँ, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगेन वही है, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल का ही डेटा बस अच्छा है, और बाकी तो आप देख ही सकते हो 2% एंड ठीक है, जो भी है। और ये भी थोड़ा ओके ओके सा ही है। तो ओवरऑल मुझे इसमें कुछ ज़्यादा प्लस पॉइंट नहीं दिखा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगा वो है प्रॉफिट ग्रोथ। मुझे प्रॉफिट ग्रोथ इसका बिल्कुल भी कुछ समझ में ही नहीं आया कि कंपनी जो है एक ही जगह पे रुकी हुई होती है, पता नहीं क्यों। और ठीक है, टेक्निकल्स पे आ जाते हैं, तो इनको जो है मतलब जिनका रिक्वेस्ट था कमेंट का, उनको सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में ही जानना था, बट हाँ, टेक्निकल्स के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे अगर, तो पहले ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया था, ये वाला, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना बॉक्स, ये वाला क्या था, देखो रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग था। अब वो ब्रेक हो गया, अब जैसे ही ब्रेक हो गया एकदम से फ्री फॉल टाइप सा आ गया, और उसके बाद ये लगातार गिर रहा है। और अब जो है यहाँ पे ये जा करके कुछ हद तक रुक सकता है। अब आप पूछोगे यहाँ पे क्यों, तो देखो यहाँ पे अगर आप पीछे आकर के देखोगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन इसको नीचे जाने से फर्दर रोकेगा, ठीक है। और अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ठीक है, अगर ये इसको भी ब्रेक करके आगे नीचे चला जाता है, तो उसके बाद एक ये लेवल है, ठीक है, जो कि 192 के आसपास है। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो आपको और भी नीचे के लेवल्स मिलते जाएंगे, जैसे कि एक ये लेवल है। ये लेवल कुछ इस तरह से, लेवल नहीं एक्चुअली आप इसे एक बॉक्स बना करके जोन भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो आपको फिर यहाँ पे एक लेवल मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाओगे देन आपको यहाँ पे लेवल लेवल मिलेगा, कंसोलिडेशन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, है ना, ये देखो, है ना कंसोलिडेशन। तो जो भी है आपको इस तरह से मिलते जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ तक गिरेगा, ठीक है, मतलब कहाँ तक ही नीचे आएगा। तो देखो ये कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ तक नीचे आएगा। फिलहाल ये अभी बियरिश हो चुका है। क्यों बियरिश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये अगर ब्रेक हुआ है और उसके बाद इस तरह का फ्री फॉल आ रहा है, तो अभी तो ये बियरिश ही है। साथ में अगर आप देखोगे तो 50 डेज का ईएमए जो है वो ब्रेक डाउन कर चुका है, मतलब 50 डेज का ईएमए जो है वो नीचे आ चुका है 200 डेज के ईएमए से, तो ये भी थोड़ी सी ओके, ये भी थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। एंड अगेन वही बात कि यहाँ पे अब क्या किया जाए, ठीक है। तो देखो जहाँ तक बात है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता या मैं क्या करूंगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे सिंपल इसको फिलहाल होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। और अगर बात रही क्वांटिटी ऐड ऑन करने की कि मैं एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग कहाँ पे करूँ, तो देखो यार अभी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा, ठीक है। मैं अगेन बोलता हूँ, अभी मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लगातार गिर रहा है, ठीक है। और ये जो है मैंने जैसे कहा कि ये जो है थोड़ा बियरिश हो चुका है, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अब ये कहाँ तक गिरेगा नहीं पता, जहां से ये सपोर्ट लेगा, अगर सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ अब इसके आगे ये नहीं गिरेगा, तो उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। लेकिन फिलहाल मैं भी वेट एंड वॉच करूंगा। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि गिर रहा है और मैं बाइंग करे जा रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच। अब देखते हैं आगे ये किस लेवल तक गिरेगा। और एक्चुअली ये भी जो है
ये लेवल्स जो हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब देखना है कि ये उसे ब्रेक करता है या नहीं करता है। चलो इसी के साथ यार एंड करते हैं वीडियो को। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा डेफिनिटली यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।